हम इस वक्त बस्तर के छत्तीसगढ़ के बस्तर के कोंडागांव जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान महासंघ के संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। हम आज उनसे, त्रिपाठी जी आपका डीआरबी न्यूज़ में स्वागत है। आज हम त्रिपाठी जी से किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे। इस समय देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है किसान आंदोलन बना हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दो परेड होने जा रही है। एक परेड है किसानों की और दूसरा गणतंत्र दिवस पर परेड है जो भारत के आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसान गणतंत्र दिवस परेड को चुनौती देने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। दरअसल किसान किसी को चुनौती देने की स्थिति में न थे न हैं। देश में भारत की खेती आईसीयू में पड़ी हुई है। खेती की दशा बड़ी शोचनीय है और खेती एक घाटे का सौदा बन चुका है। इसी में जो ये तीनों कानून आए, इनमें जो प्रावधान कारपोरेट के पक्ष में रखे गए थे, उसके कारण किसान आंदोलित है। यह आंदोलन पूरा देश देख ही रहा है कि 60 दिन से ऊपर हो रहे हैं और सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। किसानों की दो ही मांगे थी। किसानों की दरअसल कोई मांग थी ही नहीं। समझने की कोशिश करें कि कोई चीज़ सरकार दे रही है, कानून ला रही है, कोई योजना नहीं है ये। समझने की कोशिश करें, किसानों की भलाई के लिए कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यह पंचवर्षीय योजना की भांति यह कानूनों में संशोधन है और किसान कह रहे हैं कि जो आप हमें दे रहे हो कानून, वो हमें मत दीजिए। कुछ मांग नहीं रहे हैं, जो दे रहे हैं आप वो भी रख लीजिए, किसान यह कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे जो आप घोषणा करते हैं वो घोषणाएं तथ्यहीन हो गई हैं। एमएसपी पे खरीदी होती ही नहीं है, केवल 6 से 7% अन्न ही खरीदा जा रहा है। तो ऐसी घोषणा के मायने क्या है? सरकार कम से कम किसानों को उनकी लागत और पसीने का वाजिब मूल्य दिलाने में मदद करे। ये मदद सरकार इस तरह चाहते हैं, जो आप कानून 3 ला रहे हो, बजाय इन 3 कानूनों के एक कानून लाइए कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाए, उससे कम पे खरीदी संज्ञेय अपराध हो। बस इतनी सी बात है और इन दोनों के चलते इतना बड़ा गतिरोध आया। अब रहा सवाल, आपका सवाल का दूसरा भाग, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस चूंकि दिल्ली की देहरी पर किसान 60 दिनों से खड़े हैं और 150 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, तो अब यह आंदोलन किसानों की प्रतिष्ठा का है। खाली हाथ किसान वापस नहीं लौट पाएंगे, यह तय है। तो देश के गणतंत्र, देश के संविधान, इसके सम्मान के उद्देश्य से अगर वो रैली आयोजित कर रहे हैं पूरे अनुशासनबद्ध ढंग से, जैसा कि 60 दिनों में अभूतपूर्व अनुशासन का उन्होंने परिचय दिया है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। और मैं तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगता है उन्हें किसानों की रैली देखने का बड़ा मन था। यही कारण है कि जो किसानों की जो बड़ी छोटी सी 2 मांगे हैं वो नहीं माने और गणतंत्र दिवस की परेड तो पूरा देश देखता ही था हर साल। इस साल किसानों का भी परेड देश देखेगा। अभी क्या ऐसी मजबूरी है अन्नदाताओं की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हल निकालने का भरपूर प्रयास किया और किसान जो हैं, अन्नदाता जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं हैं? तो ऐसी क्या मजबूरी है कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि अभी भी 60 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है? ऐसा लोगों के बीच एक मैसेज जा रहा है कि किसान जानबूझकर, बड़े किसान अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। देखिए, ये मीडिया का नैरेटिव हो सकता है कि किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसे जब मैं देखता हूं तो उसमें बिल्कुल कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि कमेटी के सामने किसान संगठन पेश हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस मामले को समझने के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। किसान संगठन जो चाहें, जो इसका हल चाहते हैं, वो किसान संगठन इसके सामने जाएं, चाहे तो न जाएं। नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से कमेटी का गठन हुआ,
ये 4 नाम 12 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट को मिले। तो वास्तव में इसको अगर हल करने की आवश्यकता थी तो कमेटी में जो मेजर स्टेक होल्डर किसान हैं उनके भी लोग होते इसमें, तो बात समझ में आती है। और जिन लोगों को लिया गया वो पहले से बायस्ड है। हमारे देश में न्यायालय में पूर्वाग्रह, न्याय की पवित्रता के लिए पूर्वाग्रह का नहीं होना बेहद आवश्यक समझा जाता है। आपने कई बार देखा होगा किसी मामले से संबद्धता होने पे माननीय न्यायाधीश स्वयं हट जाते थे। यहां तक कि अगर कोई राज्य में बायस्ड संभावना है कि यह राज्य किसी तथ्य को लेके बायस्ड है तो मामला उस राज्य से हटा के दूसरे राज्य में दिया जाता है। जहां कानून की पवित्रता का इतना ख्याल रखा जाता है वहां ये चारों व्यक्ति जो थे, चारों व्यक्ति चाहे अशोक गुलाटी जी हो, चाहे माननीय प्रभु जोशी जी हैं, इनके लेख आ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा है द हिंदू में और आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में। मैं डेट वाइज बताऊंगा, उनकी लाइन कोट कर सकता हूं जहां लिखा है कि तीनों कानून किसानों के बड़े हित में हैं। ये पहले से मान के चले हैं, इन्होंने तो पहले से फैसला दे चुका है, इनका दिमाग बना हुआ है। ये वास्तव में केवल एक दिखावा ही होगा ऐसा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस प्रयास है। और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रही है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात ही नहीं आती। सरकार अगर कोई मसले को सरकार सुलझाने की स्थिति में नहीं हो तब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन समझ में आता है। यहां तो सरकार के पाले में गेंद थी, 4 लाइन का एक ऑर्डिनेंस लाना था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी बाध्य किया गया और इन कानूनों को होल्ड करना था। त्रिपाठी जी, आप अखिल भारतीय किसान महासभा के संयोजक है, जो 45 किसान संगठनों का एक महासंघ है। और आपने सबसे पहले पत्र लिखा था केंद्र सरकार को ये कानून आने के बाद कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो आखिर उसमें ये जो केंद्र सरकार के 3 नए कानून, उसमें समस्या क्या है, किसानों को उससे परेशानी क्या है? मेरा मानना है तीनों जो कानून हैं, इन तीनों कानूनों में कुछ मेजर कमियां कारपोरेट के लॉबिस्ट के प्रभाव में डाली गई हैं। जैसे कि एक साधारण सा व्यक्ति भी समझेगा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसमें बड़ा लंबा विषय है क्योंकि 12-12 पेज के आर्टिकल हैं और एक एक आर्टिकल पे मैं बिंदुवार बता सकता हूं कि कहां कहां पे किसान को दिक्कत करेगा। कुछ मेजर इश्यू जैसे बताऊं कि जो मंडी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव था, जो नया एक्ट था, उसमें लिखा गया था कि मंडी के बाहर कोई भी व्यक्ति केवल पैन कार्ड पे कोई भी व्यापारी खरीद सकता है, ठीक, और उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी के अंदर अगर कोई खरीदता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो विषमता है कि कौन व्यक्ति चाहेगा मंडी के अंदर खरीदना अगर टैक्स लगता है और बाहर मुफ्त है। और अब रहा सवाल कि अगर कोई खरीदता है तो उसका भुगतान सुनिश्चित करना। जिस देश में 20-20 हजार करोड़ लेके बड़ी बड़ी कंपनियां भाग जाती हैं, वहां उस किसान का जो केवल पैन कार्ड पे खरीद रहा है, अगर कोई भाग जाता है तो भुगतान कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? दूसरा, मंडियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आपने क्लियर कर दिया है कि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से मंडी के बाहर ही खरीदी होगी, मंडी के गेट पे खरीदी होगी, लेकिन मंडी के अंदर नहीं होगी, तो मंडी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के जो विरोधाभास रखे गए, आपने बाजार खोला लेकिन न्यूनतम मूल्य को लेके कहीं नहीं डाला कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे नहीं होगी। नंबर 1। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ा खतरनाक जो प्रावधान है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल, देश के सॉलिसिटर जनरल तक अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो का झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि किसान की कृषि भूमि को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उन्हीं के कथन के आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि किसान की कृषि भूमि को हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन प्रभु, आर्टिकल 15 की व्याख्या आप कर रहे हैं और 14 को नहीं पढ़ रहे हैं, जहां लिखा गया है कुछ भी बकाया अगर होगा तो राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जाएगा। राजस्व की बकाया कैसे वसूल की जाती है, जिसने कभी नीलाम कराया होगा वही समझेगा, और वो किसान जानता है। राजस्व की बकाया में उसकी मोटरसाइकिल, उसका ट्रैक्टर, उसका घर, उसका प्लॉट जिसपे घर है, वो सब नीलाम हो जाएगी। कहने का मतलब कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी जिसपे माननीय कंपनी जी हैं, कंपनी जी चूंकि उसमें उगा रही हैं, उसमें डिप लगाया हुआ है तो नीलाम नहीं होगा क्योंकि उसमें उसका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बाकी सब किसान के पास उस जमीन के अलावा जो है, चूंकि वो तो कंपनी का एसेट हो गया है जिसमें कॉर्पोरेट एक्ट के तहत खेती हो रही, लेकिन बाकी उसका घर, उसका घर की जमीन,
ट्रैक्टर, चल अचल संपत्ति सब कुछ खो जाएगी। तो मैंने यही कहा कि इसमें तो इस फूट में इतने छेद हैं कि श्रीमान इस फूट को आप रख दीजिए, आपको हमारा नाप नहीं मालूम। आप फूट जो सिले हैं हमें वास्तव में परिमाप पे, स्टैंडर्ड पे, मापदंडों पे बनाते, नापते, आप किसानों के साथ बैठते और किसानों के लायक, किसानों के योग्य। हम ये नहीं कहते कि कारपोरेट नहीं आने चाहिए, कारपोरेट भी रहें, व्यापारी भी रहें, ट्रेडर भी रहें, लेकिन किसान को भी जीने का हक है, वाजिब कीमत मांगने का हक है। त्रिपाठी जी, ऐसा भी आरोप लग रहा है किसान संगठनों पर कि इस किसान आंदोलन को आतंकवादियों का समर्थन प्राप्त है या नक्सलवादियों का समर्थन प्राप्त है, खास करके आर्थिक रूप से। इसमें कितनी सच्चाई है और इस तरह का प्रोपेगेंडा, अगर सच्चाई नहीं है तो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? किसान आंदोलन को केवल सरकार के मोर्चे पर नहीं लड़ रही है, किसान आंदोलन को 4 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक, सरकार; दूसरा, सरकार से प्रेरित जिसे दरबारी मीडिया आप कह सकते हैं; तीसरा, ये जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं जो इंटरेस्टेड हैं, 27 लाख करोड़ का जो एग्रो इनपुट का बिजनेस है, जो इससे मोनोपोली चाहते हैं, वो और उनके दलाल, उनके एजेंट्स इसको तोड़ने में लगे। और चौथा, ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इससे संबद्ध अनुषांगिक संगठन, किसान संगठन और अन्य संगठन, जो हर गांव में इनका नेटवर्क है, ये 4 मोर्चे पे लड़ रहे हैं। और इसमें जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी भूमिका बहुत ही घातक रही है, बहुत ही बुरी रही है। और जिस तरह से जब कई राष्ट्रीय चैनलों पे जब मैं बहस में जाता हूं, तो जो सवाल सरकार से करने चाहिए वो सवाल किसानों से करते हैं। तो विदेशी फंडिंग की बात करने वालों को जाके उस मोर्चे पे देखें, किस तरह से आसपास के गांव के लोग किस तरह से दूध, साग, सब्जी सब ले लेके आ रहे हैं। सबको लगता है ये परम आहुति है जिसमें लोकतंत्र का कचरा जल जा रहा है, तो सबको इसमें मदद कर रहे हैं। ज्यादातर जो बातचीत में किसान संगठन शामिल हैं वो इन कानूनों को किसी भी तरह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप संशोधन की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि संशोधन से काम चल जाएगा कि इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है? मेरा ये कहना था, जो तीनों कानून आए हैं इनमें बहुत सारी खामियां हैं, इनको आप अभी हटा लें और हम आप मिल बैठ के एक बेहतर इस देश की खेती की में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बेटर कानून ले आएंगे। सरकार इसको ईगो का सवाल बना के रखी है, सवाल इसको मूछ के बाल का सवाल बनाती है। ये मूछ के बाल का सवाल नहीं है। किसान जो खड़ा है वो कोई ईगो के लिए नहीं खड़ा है, सरकार इसको मूछ के बाल का सवाल बना रही है। किसान के लिए तो किसान और उसके परिवार के पेट का सवाल है। त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे 7 से 8% ही अनाज की खरीदारी होती है देश में, फिर आप लोगों का एमएसपी पे इतना जोर क्यों है? इसीलिए जोर है, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है कि एमएसपी पे सरकार केवल 6 से 7% ही खरीदती है। बाकी ओपन मार्केट में जब जाती है तो ओपन मार्केट में किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता। और अब जब बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा सुगठित हैं, उनसे किसान का वाजिब मूल्य अगर दिलाना है तो कानून की बेहद जरूरी है। मेरा कहना यह है कि माननीय सरकार को केवल ऑर्डिनेंस लाना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो CACP मूल्य लागत आयोग तय करेगा, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, वह मूल्य किसान को दिलाया जाएगा। उससे कम पे खरीदी अपराध होगी। तो इससे क्या होगा, जो 22 रुपया अगर किसी चीज़ का रेट है तो 18 रुपया में अगर खरीद रहा है कोई व्यापारी तो 22 में खरीदेगा, 4 रुपया उसको मिलेगा। केवल इससे व्यापारियों के टेट से पैसा जाएगा, सरकार के पास से कुछ नहीं जाएगा, वो भी वाजिब जाएगा, वो भी न्यूनतम जाएगा जो कि नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कम से कम किसान जिंदा रहेगा। मैं बार बार सवाल उठाता हूं कि इसका बोझ तो सरकारी खजाने पे पड़ने वाला ही नहीं है। सरकार ये कहाँ कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ सरकार खरीदे, जिस तरह से मीडिया प्रचारित करता है। कोई किसान संगठन नहीं कहता कि हमारा अनाज आप खरीदिए, वो केवल ये कह रहा है कि खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि पहले से ही अन्यायकारी ढंग से आपने झूठ बोल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू किए कहते हैं। वास्तव में इस देश ने कभी देखा नहीं होगा कि इस देश के मंत्री तक झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दिया। प्रभु 201 अनुशंसाएं हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा थी कि C2 यानी मूल्य का लागत वाजिब खर्चों को जोड़ के, वाजिब खर्चे
जो स्वामीनाथन कमेटी ने सुझाए थे उनको जोड़ के लागत निकालें, उस पर 50% आप लाभ दें। लेकिन आपने वो जो महत्वपूर्ण खर्चा था वो हटा के आप गणना करते हैं। आप सोचते हैं किसान बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, और आज भी सोच रहे हैं। आप कहते हैं कि फलानी पार्टी बरगला रही है, किसानों को धोखे में रखा जा रहा है, किसानों के कंधे में बंदूक। यानी किसान मूर्ख है, आज आप मानते हैं। जबकि मैं कहता हूं, कई बार मैंने कहा कि आपके प्लानिंग कमीशन के बड़े ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो आपके कृषि मंत्रालय के सचिव हैं, इनसे कई बार मेरी चर्चाएं हुई। आप मुझसे बिंदुवार बहस करिए, मैं बताता हूं कैसे गलत है आपके तीनों कानून। तो फिर आपकी किसान संगठनों की बात सही है कि सरकार की बात सही? झूठ कौन बोल रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। सरकार, यही मैं कह रहा हूं, सरकार वास्तव में किसानों को अभी भी मूर्ख ही समझती है। आर.के. लक्ष्मण के कार्टून में चित्रित किसान की छवि उसके दिमाग में बनी हुई है। एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। भूत भविष्य वर्तमान की जो घोषणा कृषि मंत्री जी करते हैं, उनसे कोई पूछे कि एमएसपी है क्या प्रभु? दीवार पे लिखी इबारत है या प्रेमचंद की कहानी की कोई टैगलाइन है जिसको पढ़ के व्यापारी के हृदय पसीज जाएगा कि सरकार ने 25 रुपया घोषणा की है, 25 रुपया देना जरूरी है? जब ये बाध्यकारी ही नहीं है तो घोषणा से क्या मतलब? आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जब दलहन के समय सरकार ने जब अपील की, देश में दाल की कमी थी, सरकार ने अपील की कि किसान दाल उगाएं। 80,000 टन विदेश से मंगाना पड़ा, 200 रुपये किलो पे दाल का कांटा जाके टिका। ऐसे देश में जहां प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल है, किसानों ने उगाया। 54 रुपया 50% आपने तुअर का मिनिमम समर्थन मूल्य तय किया, जो कि गलत था। कायदे से सभी खर्चे देखे तो 70 रुपया होना चाहिए था, फिर भी आपने 54 रुपया रखा, मान लिया किसान ने। लेकिन बिका कितने में? मंडी के आंकड़े गवाह हैं, मंडियों के आंकड़े देख लीजिए। 48, 35, 38, 44, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट रहे। अभी सरकार कहती है कि ये कानून जो है किसानों को खुशहाल करेगा, और आप और किसान संगठन ये मानते हैं कि इससे किसान कंगाल हो जाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों के रूप में इस देश की पहचान होती है। तो क्या इस कानून से किसान की पहचान खत्म हो जाएगी और किसान मजदूर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा? आपने जो सवाल किया है वास्तव में इसमें जवाब निहित है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट खेती में किसान का दर्जा मजदूर का होगा, और वहाँ कृषि के बजाय उन्होंने सर्विस, सेवा, आश्वासन शब्द ही यूज किया है। कृषि को सेवा माना है। इनका अध्यादेश पढ़ लीजिए, उसमें कृषि को सेवा माना है, तो आश्वासन शब्द उसमें दिया गया है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और किसान जो है मजदूर बन के रह जाएगा। और अब रहा सवाल राष्ट्र को खुशहाल बनाने के लिए, तो मेरा कहना है खुशहाल कानून बनाने से नहीं होगा। कृषि में बुनियादी ढांचागत निवेश की आवश्यकता है, भारी निवेश की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, कोल्ड चेन के लिए, नर्सरीज के लिए, लेबोरेटरीज के लिए ढांचागत भारी निवेश की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य से ये हमारे यहाँ जो योजनाएं बनती हैं अल्पकालिक बनती हैं। हर योजना का फायदा हमको अगले चुनाव में फसल के रूप में काटना होता है। तो दूरगामी, इतने बड़े देश में इतनी विविधता युक्त खेती के लिए दूरगामी कृषि योजनाएं बननी चाहिए, भारी निवेश चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सामने बजट है और उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। और एक नई शुरुआत अगर इनको करना है तो खेती को वास्तव में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के नाम घोषित करने से नहीं होगा, प्राथमिकता देने से होगा। भाषणों में खेती और किसान के साथ खड़ा होने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में खेतों में निवेश होगा, और निवेश जो जिस तरह से आप करवाना चाह रहे हैं, यह तो वही बात हुई कि समझ लीजिए बैल का जो हमारे गांव का था पगहा, यानी जिसे बैल बांधते हैं, वो बैल की रस्सी खरीदने के चक्कर में बैल को बेचते हैं। सरकार से त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, जो खुद 500 एकड़ में जैविक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, वो करते हैं। उनकी किसान की कण कण से, उनकी समस्याओं से लेके हर चीज़ से वाकिफ़ है, और वो चाहते हैं और संगठन चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो। सरकार उसमें इस कानून को रद्द करने को फिलहाल कतई तैयार नहीं है, और किसानों के संघर्ष की कहानी
कितने दिन और चलेगी और इसका क्या नतीजा आएगा, ये तो अभी समय ही बताएगा। हम DRB न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर त्रिपाठी जी को धन्यवाद कहते हैं। जय हिंद। प्रणाम।